Hello everyone, my name is Sakshi Sharma and welcome back to Online Mentors, or we are going to study English today. We are going to understand English today और उसमें भी क्या स्पोकन इंग्लिश जो बेहद आसान है, लेकिन हम डर जाते हैं कि भाई कैसे बोलें। क्यों भाई, जब इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, फिर बोल भी सकते हैं। तो उसके अंदर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका हवा बन रखा है भाई मोडाल्स। क्या होता है मोडाल्स? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हैं मोडाल्स आपके, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, ऑट टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड, शुड, यूज टू, जो इन शब्द का लिटरल मीनिंग है वो ही ये कन्वे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर बस हम डर जाते हैं कि मोडाल्स याद करने हैं। भाई स्पोकन इंग्लिश है, मोडाल्स याद तो करने नहीं है, बस हमें क्या एक्सप्रेस करना है, कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू यूज़ दीज मोडाल्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वेयर दे कैन बी यूज्ड, वेयर कैन यू यूज़ देम। यही सब और प्रैक्टिस आप अपने आप खुद ही कर लेंगे, आप देखते जाएंगे एज दिस क्लास मूव्स ऑन फर्दर, एज वी मूव अहेड, यू योरसेल्फ विल बी वेरी मच कंफर्टेबल बाय यूजिंग मोडाल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे आसान कैन, कैन यानी कि सकना, सकना यानी कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वो कर सकता है, ही कैन डू इट, वे कर सकते हैं, दे कैन डू इट। तो कैन मतलब एबिलिटी, किसी चीज़ को करने की क्षमता होना, किसी चीज़ को करने की क्षमता धारण करना, ये विश्वास रखना, ये बिलीफ रखना कि हम कर सकते हैं, क्या होता है कैन। तो क्या हुआ, सेंटेंस बना के चलते हैं। ही, शी, इट, दे, आई, वी, कुछ भी हो सब्जेक्ट में, नेम प्लस कैन प्लस आपका डू इट, तो आपका सेंटेंस में हो गया। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं वैसे ऑप्शनली माना जाएगा, ऑप्शनल है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी सेंटेंस पूरा होगा। भाई क्या कर सकते हैं, आई कैन डू माई बेस्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, माई बेस्ट, ठीक है। मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, इसका लिटरल मीनिंग ये है। तो आई कैन डू माई बेस्ट, आई कैन गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो क्या है, माई बेस्ट, क्योंकि वो क्या दे सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम अगर ऐसे करें कि बिना ऑब्जेक्ट के हम कोई सेंटेंस बनाएं जिसमें कैन का भी यूज़ हो, तो क्या हो सकता है, आई कैन ईट, ठीक है, मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं खुद को नहीं खा सकता, माई सेल्फ का मीनिंग ये है आई कैन ईट बाय माई सेल्फ, मैं खुद से खा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर माई सेल्फ होता है, ये नहीं होता कि मैं खुद को ही खा सकता हूँ। तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, हम कहाँ उसको किस सेंस में यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, ही, शी, इट, दे, आई, वी, नेम, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब होगी आपकी V1, यानी कि किसी भी वर्ब की V1 फॉर्म। आई कैन डू दिस, आई कैन डांस, आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन ईट इटालियन, आई कैन कुक, कुछ भी, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप किसी को बताना सकते हैं, आई, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है। जब हम क्षमता की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कैन की। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ होगा। एंड आई सपोज मतलब कि मैं ये सोचती हूँ और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये आपको ऑलरेडी आता है, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया है। वी हैव जस्ट डन द रिविजन येट। शैल आई रब इट, ओके। अच्छा, जब हम कहते हैं ना शैल आई रब इट, अब शैल यहाँ पर भी ये देखिए है ना, तो शैल आई रब इट मतलब क्या मैं इसे मिटा दूं,
उसके बाद हम आते हैं कुड। अब कुड जो है वो बहुत लोगों को पता है कि कुड कैन बी यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। अच्छा, कुड के काफ़ी यूजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम कैन को यानी कि हमारी एबिलिटी को, हमारी क्षमता को पास्ट टेंस में जब हम उसको डिनोट करना चाहते हैं तो हम कैन का कुड कर देते हैं कि आई कुड डू दिस, है ना। आई कुड रन फास्टर देन दिस, मैं इससे तेज़ भाग सकता था लेकिन अभी नहीं भाग रहा हूँ। तो हम ये इसको पास्ट एबिलिटी में ही सीमित करके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज एक नई चीज़ हम सीखते हैं कि क्या कुड का मतलब जो है पास्ट एबिलिटी को तो दर्शाता ही दर्शाता है। ये तो इसका एक जो फंडा है वो है ही है, एक इसका जो काम है वो है ही है, लेकिन इसका दूसरा काम क्या है वो सीखते हैं। जब हम किसी से बहुत पोलाइटली, इज्जत से कुछ मांगते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ करने को कहते हैं, तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, कुड के दो यूजेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस। देखिए, आई या ही या शी या दे या फिर वी या फिर नेम, ये हो गया आपका प्रॉपर सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस कुड V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, V1 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, V1 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आई, ही, शी, दे, वी, नेम, ये आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट अगेन ऑप्शनल होता है, ये चीज़ मैं बारी बारी दोहरा रही हूँ ताकि आप याद रखें, ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, I could run faster than this। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा था कि एक दूसरा भी तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का, वो देखिए। कुड यू प्लीज़ पास मी द बुक। इसका मतलब है कि क्या आप बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही इज्जत से, किसी रिस्पेक्टेड बंदे से आपका बात कर रहे हैं। जब हम वैसे ही बात कर रहे हैं, भैया ये तो प्रेजेंट टेंस में ही है ना, पास्ट टेंस में नहीं है। ये नहीं है कि हमने कल की बात की कि क्या यार कल तुम मुझे बुक दे देते, ये नहीं है, मतलब इसका प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट में भी कुड कैसे इस्तेमाल होता है वो बता रही हूँ मैं। कुड यू प्लीज़ पास मी द बुक, क्या आप मुझे प्लीज़ बुक पास कर देंगे। कुड यू प्लीज़ रिपीट द आंसर, तो कुड का मतलब कि क्या आप प्लीज़ कर देंगे। तो जब हम बहुत विनम्रता से किसी इज्जतदार आदमी से, किसी ऐसे इंसान से जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और हम उससे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और साफ साफ शब्दों में लिख भी देती हूँ, बोल भी रही हूँ कि ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट में इसकी यूसेज है, ठीक है। कुड को प्रेजेंट में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जब आप आज कह रहे हैं कि आई कैन रन फास्टर देन दिस, तो आप कह सकते हैं कि आई कुड रन फास्टर देन दिस, अब मैं नहीं भाग सकता हूँ, अब मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। तो कैन और कुड में आपको मतलब समझ आया। आप ये कह सकते हैं आई कैन रीड अ बुक। अब एक और चीज़, कैन को दूसरी तरीके से जो एक चीज़ दिमाग से निकल गई वो मैं आपको बता देती हूँ। कुड का सबने लिख लिया, कुड का दो चीज़ था, ठीक है, आप समझिए। तो पास्ट में एबिलिटी हो गई कुड और प्रेजेंट में परमिशन भी हो गई कुड, ठीक है। अब कैन का एक और था इंटेरोगेटिव, जो तो हमने पूछा ही नहीं। कैन आई कम इन, वही था आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में जब हम कर रहे थे आई कैन कम इन, तो ये था आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कैन आई कम इन क्या हुआ आपका, कैन प्लस आपका सब्जेक्ट
प्लस आपका वर्ब। अच्छा, इन क्या है? ऑब्जेक्ट है? नहीं, इन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इन आपका प्लेस है। क्या आपका फ़र्क कमरे में होगा अगर आप अंदर आ जाएंगे तो? नहीं होगा। तो इन आपका प्लेस है, इन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आई कैन कम इन में हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस आपका कैन प्लस आपका वर्ब और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, एक सेंटेंस को जब हमें अफर्मेटिव में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ, उसमें हमने मोडाल लगा दिया कैन, हमारी क्षमता दिखाने के लिए। और जब उसको ही हमें अपना इंटेरोगेटिव में करना था तो हमने ये कर दिया, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में सीखा था कि सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या था, तो वहाँ डू और डज को आगे लगा देते थे, यहाँ कैन को आगे लगा दिया। ऐसे ही नेगेटिव में जब हमें करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ये नहीं कर सकता, ये में कुछ भी आ सकता है, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं खाना नहीं बना सकता, मैं नहीं भाग सकता, मैं कैन नॉट। जब हम किसी कार्य के लिए अपनी अक्षमता दिखाते हैं, जब हम अपनी इनकेपेबिलिटी दिखाते हैं, इनएबिलिटी दर्शाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कैन नॉट। आई कैन नॉट रन फास्टर देन दिस, ये मेरी लिमिट है। हम अपनी लिमिट को डिफाइन कर देते हैं और वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी लिमिट कभी नहीं बनानी चाहिए। यू आर लिमिटलेस, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, हमने इंटेरोगेटिव कर लिया, ये कर लिया। कैन के साथ इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि आई कैन नॉट कम इन। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू राइट इट यू कैन राइट इट, इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड यू वॉन्ट टू राइट इट इन योर own words, you want to make your own examples, of course you speak thousands of sentences, hundred of sentences in a day, उसमें ये ज़रूर आता होगा। बहुत सी चीज़ें आप कहते होंगे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जल्दी उठ सकता, उसमें ये सब आ जाता है। तो कैन का हो गया। कुड में आपको मैंने बता दिया है कि पास्ट एबिलिटी उसमें भी यही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बारी लिख भी देती हूँ उसको। अगर आप उसको ऐसे करना चाहते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव करना चाहते हैं, मैं नाच नहीं सकता था, आई कुड नॉट डांस। और अफर्मेटिव तो मैंने आपको बता ही रखा है, आई कुड रन फास्टर देन ही आएगा या हिम आएगा, ये बड़ा गलत करते हैं भाई। आई का मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है आई कुड रन फास्टर देन हिम, है ना। या फिर कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर आना चाहिए ही, आई कुड रन फास्टर देन ही। तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूं कि हिम नहीं आता मेरे दोस्तों, ही आता है। आई कुड रन फास्टर देन ही। अब यहाँ समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो अंडरस्टूड है ना, ये सेंटेंस यहीं ख़त्म नहीं होता। हम कर देते हैं पर ये सेंटेंस यहीं ख़त्म नहीं है। जो एक शब्द हमने नहीं बोला वो अंडरस्टूड होता है। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये अंडरस्टूड है पर इसको मिटाया नहीं जाता। अब बताओ, आई कुड रन फास्टर देन ही कैन या ही कुड। आज ये जितना तेज़ भाग रहा है ना, इससे बहुत तेज़ मैं भाग सकता था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब सोचो, अब इसी सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस ये है, वो ये कहना चाह रहा है। अब अगर आप चाहो और यहाँ पर हिम लगाओ, जैसे 90% लोग लगा देते हैं और उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है, पर हमें सही चीज़ सीखनी है, हमें वो नहीं सीखना जो सब कर रहे हैं। यही अंतर है। जब सीख रहे हैं तो ढंग से सीखें। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर,
एक बारी प्लीज़ टेक अ नोटिस ऑफ दिस। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बोल के देखिए सही लग रहा है। आई कुड रन फास्टर देन हिम कुड या हिम कैन, सेंस ही नहीं बन रही है ना, ये सेंस ही नहीं बन रही, बन ये रही है आई कुड रन फास्टर देन ही कैन या ही कुड। बट ऑफकोर्स ये अंडरस्टूड होता है, बारी बारी कुड कैन यूज़ होता है, इसीलिए हम नहीं लगाते, इसीलिए यहाँ पर ही आता है, हिम नहीं आता। इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा आगे से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का पहले ही ध्यान रखें कि जब भी हम जो सोसाइटी में चल रहा है उससे हटके कुछ करते हैं, भले ही आप सही हों, तो क्योंकि सोसाइटी मेजॉरिटी में होती है वो आपको ज़रूर नॉक डाउन करेगी। इट विल, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, इट विल पॉजिटिवली नॉक डाउन यू। पॉजिटिवली का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव का मतलब कि करेगी ही करेगी, क्योंकि आप सही होंगे, अपने आप के लिए होंगे, लेकिन आप सोसाइटी के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हंस करके आगे चल दीजिएगा कि इनको नहीं पता, ठीक है, और जिनको नहीं पता और आप कुछ अलग कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तो वहाँ धैर्य रखिएगा। ये मत सोचिएगा अरे यार मैम ने तो सिखाया था, ये तो मना कर रहे हैं। भाई उन्होंने किससे सीखा है, वो तो सीखते हैं, वो तो अपना सोच के आ रहे हैं, तो वहाँ हताश मत होइएगा, क्योंकि जब ये यूज़ करेंगे ना तो बहुत से लोग आपको ज़रूर बोलेंगे कि बेसिक इंग्लिश आती नहीं, तो हताश मत होइएगा, हंस के साइड चल जाएगा। ये भी नहीं कि सर फोड़ दें उसका कि तुझे नहीं आती, तू कैसे कह रहा है, हमने तो पैसे दे करके सीखा है, ऐसे नहीं होता, किसी का सर नहीं फोड़ना, ठीक है। पर सही यही है, गलत चीज़ को नहीं बोलना है, बोलेंगे चाहे 4 शब्द बोले पर सही बोलेंगे, गलत कुछ नहीं बोलेंगे। कैन कुड अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप सो, एंड नाउ आई एम सपोजिंग, ठीक है। सपोज मतलब मैं ऐसा मान लेती हूँ, करते हैं ना हम मैथ्स में, सपोज x की वैल्यू ये है तो हम मान लेते हैं, तो सपोज मैं मान रही हूँ। चलिए तीसरे पर आते हैं, जो है आपका मे और माइट, वही होगा जो कैन और कुड के साथ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मे थोड़ा सा ऑफिशियल परमिशन हो जाता है, जो कैन था वो आपका यूजुअल हो गया कि यारों के साथ बात कर लिया, अरे यार कैन यू प्लीज़ गिव मी अ बुक, है ना, यारों के साथ बात कर ली। में जो है थोड़ा ऑफिशियल हो जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड का हो जाता है, थोड़ा इज्जत, जब आप ब्यूरोक्रेसी या फिर जब आप क्लास में टीचर से बात करते हैं तो कैन नहीं कहते, में कहते हैं। आजकल कहने लगे हैं, पर कैन का मतलब केवल यारों के साथ होता है, टीचर या अपने से रिस्पेक्टेड के साथ नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता, वहाँ पर में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि में ऑफिशियल परमिशन होती है, ठीक है। में यूज़ ही परमिशन के लिए होता है, आप कर लेते हैं कैन को परमिशन के लिए यूज़, पर वो केवल क्षमता बताता है। चलिए, में मतलब ऑफिशियल परमिशन। पॉसिबिलिटी भी होती है, माइट पास्ट पॉसिबिलिटी, में प्रेजेंट में यूज किया जाए तो परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी, और हो सकता है अगर आप मे को पहले लगा देते हैं सेंटेंस में, देन यू आर सीकिंग अ परमिशन, वो मैं भी बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बट अगर हम मे को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, जैसे आई में, यू में, तो हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, आई मे गो टू वॉच अ मूवी, हो सकता है मैं मूवी देखने जाऊँ, पक्का नहीं है, ठीक है। और माइट, माइट में पास्ट पॉसिबिलिटी भी होती है और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी होती है। तो मैम अब में कहाँ लगाना है और माइट कहाँ लगाना है, इसमें परसेंटेज का अंतर होता है। मैथ्स आ गई है थोड़ी सी, ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी मैथ्स है पर आप समझ जाएंगे। में और माइट में परसेंटेज का अंतर होता है। जब हम कहते हैं किसी चीज़ को दैट वी आर लाइकली टू डू समथिंग, हम किसी चीज़ को जिसकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा की होती है, वहाँ पर आपका में का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आई मे डू दिस, मैं ये कर मैं शायद ही कर लूँ, है ना, आई माइट डू दिस, तो वो 50% से कम हो गया कि कर तो लूँगा लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि कर लूँ, पढ़ लूँ, बहुत कम चांसेस हैं। तो कम चांसेस में माइट
और ज़्यादा चांसेस, जब नियर पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत नियर होती है कि यार हो सकता है कर दे, है ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ये काम हो जाए, तो मे, और कम होती है तो माइट। और आपका मे ऑफिशियल परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। सेंटेंस बना करके देखते हैं कैसे। मे के बना रहे हैं पहले हम, ये मे वो महीने वाला मे नहीं है, प्लीज़ मई जून मत शुरू कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल परमिशन, सबसे आसान वाला जो रोज़ स्कूल में बोला जाता है ना। अब तो मिस कर रहे होंगे आप अपने स्कूल को और इस सेंटेंस को। मे आई कम इन, मैम से बोलते हैं ना, ऑफिशियल परमिशन होती है, वो टीचर से बात करते हैं, किसी रिस्पेक्टेड से बात करते हैं। फॉर्मेशन में, जो कि आपका मोडाल है। सब्जेक्ट आपका V1 आएगा, याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगेन ऑप्शनल, चाहिए नहीं चाहिए, सेंटेंस की कंडीशन, आपके कॉन्सिक्वेंसेस, आप आपकी क्या फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है ऑफिशियल परमिशन। ठीक है, आई मे गो टू वॉच अ मूवी, हो सकता है मैं मूवी देखने जाऊं। सब्जेक्ट मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई मे गो टू वॉच अ मूवी। अब आपका आता है माइट। सब्जेक्ट प्लस माइट, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी, हो सकता है मैं मूवी देखने चला जाता। अब देखिए पास्ट में, अच्छा इसका मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है, हम इसको दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको प्रेजेंट में सिखाने के लिए मैं अलग फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी जो है वो प्रेजेंट पास्ट दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। सेंस उस वक्त क्या बन रही है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पास्ट में और कैसे इसे यूज़ किया जाता है मैं बता रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको अलग से सीखेंगे। टेंस में मोडाल का कैसे इस्तेमाल होता है, फिलहाल एक एग्जाम्पल से समझिए डिफरेंस को। मैं मूवी देखने जा सकता था, जो मे की जगह हमने माइट रखा ना पास्ट में, वो ये है, और जो लेस पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में दिखाई वो ये है। अंडरस्टूड? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट के, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी मतलब होते हैं, हम केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं ना। बैट का मतलब बॉल भी होता है, चमगादड़ भी होता है, तो जहाँ आप बैट का मतलब आपका बल्ला भी होता है, चमगादड़ भी होता है, बॉल बोल दिया मैंने, सॉरी। तो वो बैट का मतलब ज़रूरी नहीं है, अब जब आप क्रिकेट में बोलेंगे तो चमगादड़ तो बोलेंगे नहीं, तो वो अंडरस्टूड होता है, सबको समझ आ रहा होता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यार ये ना मैंने प्रेजेंट में यूज़ किया है, यार ये ना मैंने पास्ट में यूज़ किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तरीका वही रहेगा, जनरल फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ी बहुत फेरबदल होगी। टेंस के हिसाब से कैसी होगी वो टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ही समझना है, क्योंकि देखिए मॉडल टेंसेस में भी यूज़ होते हैं, आपके नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं, तो फिलहाल आपको यही करना है। आई होप कि ये आपको समझ आया हो, और जैसा कि मैंने कहा कि 1% स्कोप छोड़ के चलिए, क्योंकि नई नई चीज़ें हम जैसे प्रोग्रेस करते हैं सीखते जाते हैं। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखेंगे, बिकॉज लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट एंड्स विद आवर डेथ।
चलिए मस्ट के ऊपर आते हैं। ये मस्ट वो मस्त वाला मस्ट नहीं है, तो मस्त मत बोलिएगा, मस्ट ट है इसमें, ठीक है। आई नो यू नो दिस, यू ऑलरेडी नो दिस, बट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। मान के चल रही हूँ मैं, सब आता है आपको। मस्ट का क्या मतलब होता है? मस्ट का मतलब होता है कि ये करना ही है, ये करना ही चाहिए। यू मस्ट डांस, आपको डांस करना ही चाहिए, करे बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। तो वो मस्ट का मतलब हो गया कि यार आपको करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस, आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है ये, है ना। यू मस्ट हेल्प पुअर, आपको पुअर्स की मदद करनी ही चाहिए, एक सोशल ऑब्लिगेशन हो जाता है आप पे, आपको करना है यार, तो मस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आई मस्ट टेक रेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ, दिस माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ मस्ट। क्या होता है कि मस्ट का उपयोग उन जगह पर होता है कि यू मस्ट डू दिस, और ये दिस अगर तुम नहीं करोगे ना तो इसके रेपरकशंस होंगे। रेपरकशन अपने वोकैबुलरी में लिख लीजिए। रेपरकशन का मतलब होता है इसके गलत प्रभाव का आपको सामना करना पड़ेगा। यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो कल बीमार पड़ जाओगे। तो मस्ट का ये मतलब होता है कि मस्ट के बाद जो क्रिया कह दी गई और वो नहीं करी गई तो फिर रेपरकशंस का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मस्ट का उपयोग कीजिए। आई मस्ट टेक रेस्ट, यू मस्ट फाइट फॉर योर राइट, अपने हक के लिए लड़ाई ज़रूर लड़िए, नहीं लड़ेंगे तो फिर किसी के गुलाम बन जाएंगे। तो समझ आया, आई मस्ट टेक रेस्ट। वही जनरल फॉर्मूले में अपना मस्ट लगाओ सब्जेक्ट के बाद, V1 लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट अगेन ऑप्शनल है, लगाओगे तो भी ठीक, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ नहीं लगेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगेगा। आई एम रिपीटिंग इट एवरी टाइम सो दैट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये है आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव देना हो तो क्या होगा? मस्ट के साथ नॉट लगा दो, जनरल फॉर्मूले में हो गया। यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट योर फादर। फादर एंड मदर दोनों कर देते हैं क्योंकि अक्सर हम मदर को पीछे छोड़ देते हैं, है ना, कि रिस्पेक्ट तो पापा से करनी है, प्यार मम्मी से करो, ये हमने जनरलाइज कर दिया है। नहीं नहीं, रिस्पेक्ट मम्मी की भी करनी है, तो यहाँ मैंने दोनों लिख दिए। रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर, अपने माता पिता की, सॉरी, यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर। अपने मम्मी पापा की इंसल्ट, अपने मम्मी पापा की, आप क्या कहते हैं उसको, इज्जत ना करने को बेइज्जती, हाँ, अपने मम्मी पापा की बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट, या फिर डिसओबे, उनके आज्ञा की अवहेलना। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने माता पिता के साथ, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये टाइप के सेंटेंसेस हो गए आपके मस्ट में। आई होप एंड आई एम सपोजिंग that this is very much clear to you. You have understood this, you have jotted this down, and you can now practice with your own sense of sentences. Shall I delete it? डिलीट नहीं, सॉरी, डिलीट जो होता है, ये मैं आपको बता दूं, डिलीट जो होता है वो मशीनरी लैंग्वेज में होता है, जहाँ मशीनरी यूज़ होती है। रब जो होता है, इरेज जो होता है, वो मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल मतलब जो आप अपने हाथों से खुद करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं मैकेनिकली, मैनुअली, ठीक है। मैकेनिकल ज़रूरी नहीं अब इरेज करने के लिए मुझे वो क्या होता है, करछी पाना और वो सब लेके आना पड़ेगा, नहीं। तो मस्ट भी हो गया। अब हम करते हैं शैल। अच्छा, शैल और विल का आपको लग रहा होगा, पता भी है कि ये फ्यूचर टेंस में भी तो यूज़ होता है। मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, हाँ, तो ये मोडाल ही है, ये वहाँ यूज़ होता है और ये मोडाल ही है। आई
शैल रन नहीं, आई शैल स्टडी टुमारो, आज से नहीं, मैं कल पढ़ूंगा। हम करते हैं ना हमेशा पढ़ाई के लिए, भैया कल से शुरू करेंगे, पर यहाँ इसका मतलब कल से नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ इसका मतलब है कि मैं कल पढ़ाई करूँगा। कल से का हो जाता टुमारो ऑनवर्ड्स, अगर हमें कल से करना होता। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं किसी दिन से, कल से, तो वो ऑनवर्ड्स का वर्ड यूज़ होता है। वोकैबुलरी में लिख लीजिए, आज से कर रहे हैं तो टुडे ऑनवर्ड्स होगा, ठीक है, या फ्रॉम टुडे लिख सकते हैं। ऑनवर्ड्स बोलेंगे तो शशि थरूर बनेंगे, फ्रॉम लिखेंगे तो हमारे जैसे आम जनता बनेंगे। देख लीजिए क्या बनना है। आई शैल स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा, मोडाल। आई की जगह यू, अच्छा यू होगा तो विल होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। आई शैल स्टडी टुमारो, अब ये जो है सिंपल अफर्मेटिव कि यार कल पढ़ूंगा, हो सकता है कल लाइट ही ना आए पूरे दिन तो नहीं भी पढ़ूंगा, ये एक सेंस बन सकती है। कतई मोहर नहीं लगा दी किसी चीज़ में कि नहीं भैया अब तो पढ़ूंगा, चाहे अगरबत्ती की लाइट में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्ती की लाइट में पढ़ने के लिए कौन सी सेंस होती है बता देती हूँ। आई विल स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा, चाहे बुलडोज़र आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मैं कल पढ़ूंगा किसी भी हालत में, तो आई के साथ विल लग जाता है। शैल जो है मैं ब्लू मार्कर से अलग से लिख देती हूँ। आई और वी के साथ शैल लगता है नॉर्मल सेंस में। जब आप नॉर्मली कुछ बात कह रहे हैं जो हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनडिफाइंड, फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप प्लान्स बना सकते हो, बट यू कैन नेवर बी डेफिनेट अबाउट इट कि ये तो होगा ही होगा यार, क्योंकि फिर तो आप भगवान बन जाओगे जब आपने कह ही दिया कि फ्यूचर में तो ये होगा ही होगा, मेरे तो 100 नंबर आएंगे ही आएंगे, है ना, मैं तो इतना कर ही दूंगा, तो आप भगवान बन जाएंगे, वो हम हैं नहीं। और अगर वी और आई के साथ विल लगता है तो वो होता है फोर्सफुल, यानी कि होगा ही होगा चाहे कुछ हो जाए। जनरल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल, सॉरी विल नहीं शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस आपका V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और अब शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है। व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका जनरल फॉर्म। विल का मैंने आपको यहीं बता दिया है। उसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव में करें तो शैल या विल के साथ, मतलब शैल के साथ या विल के साथ आप नोट कर दीजिए, आई शैल या विल, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से शैल या विल लगाइए। नॉट प्ले वीडियो गेम, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वही जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते थे। ये मैं आपको वहाँ भी बोल सकती थी मोडाल्स, पर यहाँ समझाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा, राइट। उसके बाद इंटेरोगेटिव अगर बनाना हो, शैल आई रब द बोर्ड, तो शैल पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, शैल आई रब द बोर्ड, है ना। क्या मैं बोर्ड मिटा दूँ? बहुत आराम से चीज़ है। विल नहीं आएगा यहाँ पर, विल नहीं आएगा क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो आप उसके साथ डेफिनेट नहीं है, क्योंकि आंसर तो आपको देना है ना, मैं तो पूछ रही हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ और हम कह सकते हैं, विल भी आएगा इसमें, उसके कुछ
सेट पैटर्न होते हैं, क्यों कब आता है मैं अभी पहले लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। क्वेश्चन पूछते वक्त कई किताबों में आपने देखा होगा कि कहीं लिखा हुआ है कि जब हम सिंपल बोलते हैं तो शैल बोलते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं या हम मना कर रहे होते हैं तो हम विल बोलते हैं। हमेशा से ही विल का प्रयोग आय के साथ केवल उस पर आता है कि आप उसके लिए उतना ही डेफिनेट है या नहीं, कि मतलब ये तो पत्थर की लकीर है। तो विल आई रब द बोर्ड, ये कई किताबों में आपको बताया गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप विल बोल रहे हैं तो आप अपने आप में काफ़ी डेफिनेट हैं, यू आर वेरी मच डेफिनेट अबाउट रबिंग द बोर्ड, यू आर जस्ट आस्किंग इट सामने वाले को खुश करने के लिए, ठीक है। तो विल और शैल दोनों आ सकते हैं। विल का प्रयोग जो है आज की डेट में अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बिकॉज ये जो माइन्यूट एक डिफरेंस है कि डेफिनेट होने का, नहीं होने का, सेंटेंस का फोर्सफुल होने का, नहीं होने का, ये बिल्कुल बहुत कम है और ये धीरे धीरे ना मिटता जा रहा है। इसलिए पीपल आर यूजिंग इट विल एंड शैल। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही मना कर दूं, आई हैव टू टेल यू बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक इट इन सोसाइटी। तो बट ये एक सेट कंडीशन की वजह से होता है, वो कंडीशन ध्यान में रखिए। सुनने में ज़रूर आएगा आय के साथ विल धड़ल्ले से, ठीक है, पर किसी को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि आज की डेट में किसी को सही करना सबसे बड़ी गलती है। इसी के साथ शैल खत्म हुआ और हम आते हैं अपने विल पर। अब ये विल जो है बाकी के सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, विल का मतलब भी ये होता है आपकी फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं उसको बताता है। बस ये है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका यूज हो जाता है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन बता रखा है यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, विल। इसमें भी सेम कंडीशन है। अगर जो फ्यूचर में होने वाला है प्रोबेबल है, प्रोबेबल यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर हमने बता दिया है कि हमारा प्लान है करने का, तो विल। लेकिन अगर वो उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा, वी आर वेरी मच डेफिनेट अबाउट इट, वी आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, कि आंधी आए तूफान आए तुमको या उसको रोटी तो कल बनानी ही पड़ेगी, चाहे हमारा फास्ट है चाहे हमारा व्रत है, पर तुम रोटी ज़रूर बनाओगे, तो वो हो जाता है आपका, फिर वहाँ विल की जगह शैल यूज़ हो जाएगा। जब हमें उस प्रोबेबिलिटी को ख़त्म ही कर देना है कि प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, ये करना है तो करना है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे शैल। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, यू विल लर्न इंग्लिश स्लोली। अच्छा, लर्न का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता, तो ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश याद करने के लिए कह रहे हैं। लर्न का मतलब पढ़ना भी होता है, ठीक है। अपने हिसाब से यूज़ कीजिए उसको, कि पढ़ना बोला तो आप बोल रहे हैं आई एम लर्निंग मैथ्स, आप ये भी बोल सकते हैं आई एम लर्निंग मैथ्स दीज डेज, तो मैं समझ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये मतलब होता है लर्न का। ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ रट रहे हैं। तो कोई अगर आपको ठीक करे तो बता दीजिएगा कि यार लर्न का मतलब ये भी होता है, और अगर नहीं पता तो ये साक्षी मैम की क्लास ले लो, है ना, तो उसको क्लास में एनरोल करा देना। ओके, यू विल लर्न इंग्लिश स्लोली, यू शैल लर्न इंग्लिश बाय जून। जून नहीं, आपके लिए कब तक? आपके लिए कर देते हैं सितंबर तक, अभी जुलाई चल रहा है ना, सितंबर एंड। यू शैल लर्न इंग्लिश बाय सितंबर एंड। शैल मतलब लिख के दे रहे हैं, होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, करना ही है। तो यू शैल लर्न इंग्लिश बाय सितंबर एंड। सितंबर के एंड तक आप इंग्लिश कर लेंगे, कर लेंगे मतलब समझ लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे,
जुबान पे आ जाएगी. यू विल देन कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट इन इंग्लिश. कर सकते हैं आप. ठीक है, इसका भी जनरल फॉर्मूला. अच्छा, यू की जगह ही, शी, दे, इट सब आ सकता है भाई. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इसको करते हैं नेगेटिव में. शैल ही याद आ रहा है अभी भी. विल पे आ गए हैं भाई. यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे. बहुत गलत सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंसेस जी होते ही गलत. अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता उनका, पर सिखा रहे हैं क्योंकि बोलना है. यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे. क्यों नहीं सीखोगे? वो वजह कुछ हो सकती है, फिलहाल यही है. यू विल नॉट लर्न इंग्लिश. यू विल नॉट डांस, तो इसको ना डांस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ही प्रोफेशनली अनएथिकल लग रहा है ना, कि मैम पढ़ा रही हैं और फिर भी ऐसा बोल रही हैं. यू विल नॉट डांस. ठीक है, डांस नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पेपर आ रहे हैं. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट. V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इंटेरोगेटिव. विल यू कम टुमारो, क्या कल आओगे? तो विल यू कम टुमारो ये इंटेरोगेटिव हो गया. ऑलरेडी आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ रखा है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन द सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास, प्रीवियस क्लास दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट. तो यहाँ हमारा विल का कंप्लीट हो गया. नाउ आई शैल रब इट एंड देन हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट मॉडल पर, विच इज़ योर ऑट टू. ऑट टू मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन, कि संस्कारों में है आपको करना पड़ेगा. मॉरल ऑब्लिगेशन. यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. ठीक है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स मॉरल ऑब्लिगेशन है. यू ऑट टू हेल्प पुअर, आपको करना चाहिए. मॉरल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है, आपको करना चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. वहाँ पर आता है आपका ऑट टू. सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस आपका V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट. इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनते हैं. ठीक है, बना के सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बनते हम तो बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यूज़ अनदर मॉडल्स फॉर दिस. नीड. नीड का मतलब होता है ज़रूरत. कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि सीखते हैं, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, है ना. आजकल हर किसी को लर्न करने की, आजकल हर किसी को इंग्लिश सीखने की बहुत ज़रूरत है. ओ आई नीड टू लर्न इंग्लिश, है ना, ज़रूरत है. अब नेगेटिव में कैसे यूज़ होगा? यू नीड नॉट शाउट. चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, है ना. यू नीड नॉट शाउट. यहाँ टू नहीं आएगा, ध्यान रखना. ऐसा नहीं है कि सोचा अरे यार मैम ने टू नहीं लिखा, चलो हम अपनी कॉपी में टू लिख लेते हैं. ऐसा नहीं है, मैम ने लिखा नहीं है मतलब है ही नहीं. याद रखिएगा, यू नीड नॉट शाउट, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है भाई. यू नीड नॉट फाइट, लड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई. जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वहाँ नीड नॉट विदाउट टू, और जिसकी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ नीड के साथ टू. आई नीड टू लर्न इंग्लिश. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नीड
प्लस आपका V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड नॉट शाउट। इसमें इंटेरोगेटिव बन सकता है। डिस्ग्राफिया हो गया मुझे भी। इंटेरोगेटिव, नीड आई टू कम टुमारो, क्या मुझे कल आने की ज़रूरत है ना। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो और आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, नीड आई टू ईट फूड, क्या मुझे ज़रूरत है, तो वो नीड में ऐसे आ जाता है, ये देख लीजिए। एंड आई होप दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड टू यू। काफ़ी ईजी यूसेज है, ट्राई टू प्रैक्टिस देम इन योर डेली रूटीन एंड यू विल बी वेरी मच थ्रू इट। ठीक है, एकदम थॉरो हो जाएगा आपको। नाउ आई नीड टू रब इट, ठीक है, मुझे इसको हटाने की ज़रूरत है। B2, बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं भाई। ठीक है, फिलहाल थोड़े से सीख लेते हैं। एम, इज, आर, ठीक है, बी के बीइंग, ये सब काफ़ी होते हैं। आई के साथ तो बी की कौन सी फॉर्म लगती है, एम। यू के साथ आर, ही और शी के साथ इज, है ना। फर्स्ट पर्सन आई हैं वो एम होगा, यू के साथ आर, ही शी के साथ इज, वी के साथ आर, दे के साथ भी आर, ये फॉर्म लगती है। अब बी का तो हमने ये लगा दिया, अब टू भी तो लगाना है, टू लगाते जाओ, टू 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 टू। अब जो भी लिखना है लिख लो। आई एम टू डांस, यू आर टू स्टडी, he she is to work hard, we are to leave, they are to come। अब ये B2 की फॉर्म यूज़ किस में होती है, जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, दैट आई एम टू डांस, मुझे ये करना है, ठीक है, एंड यू आर प्रेशराइजिंग योरसेल्फ, वेयर आई एम टू डांस। कम प्रेशर दे रहे हो बट आप अंदर से दे रहे हो, ऐसे किसी को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल झिल्ला नहीं रहे हो, आई एम टू डांस, मुझे डांस करना है, आप नॉर्मली किसी को बोल रहे हो, ठीक है। ही शी इज़ टू वर्क हार्ड, यार उसको काम, उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो मेहनत कर रहा है, ज़रूरत में बोल सकते हैं हम ही शी नीड टू वर्क हार्ड, नीड नहीं है यार, उसको ज़रूरत काम करनी है, ये एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी बोल दो कि यार आई हैव टू डांस, मैं डांस कर रहा हूँ, बट हैव टू का अलग तरीके से मीनिंग भी आता है, वो हम जब हैव टू पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल आई एम टू डांस की मुझे डांस करना है, यू आर टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। नॉर्मल अफर्मेटिव थोड़ा सा क्रिस्प तरीके से बोला जाता है, क्योंकि मोडाल्स आफ्टर ऑल यूज ही इसीलिए होते हैं ताकि आप अपनी भाषा को और सुधार सके, सुंदर बना सके, बिल्कुल सुधार की जगह सुंदर बना सके, क्योंकि तरीके तो बहुत हैं पर सुंदर बनाना है। तो सब्जेक्ट प्लस B2 की फॉर्म, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर नहीं बोलना हो, आई एम नॉट टू डू दिस, मुझे ये नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव, एम आई टू डू दिस, इज शी टू डांस, क्या मुझे ये काम करना है, क्या उसे ये काम करना है,
तो जब हम इंटेरोगेशन में लाते हैं तो एम आई टू डू दिस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसका क्या मतलब होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हर टाइप में आपके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनते ही बनते हैं। मॉडल को कहाँ नॉट के साथ जोड़ना है, कहाँ आपको इंटेरोगेशन में सबसे पहले लाना है सेंटेंस के, और कहाँ कुछ भी नहीं जोड़ना, सिंपल मॉडल यूज़ करना है, वो आपको सेंस क्या बन रही है उसके हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। नाउ आई एम टू रब दिस, मैं इसे रब कर रही हूँ। I hope you have jotted this down. Have. Have का मतलब होता है जब हम कहते हैं कि यार मुझे करना पड़ेगा, I have to do this, है ना। करना पड़ेगा, ज़रूरत है ना। एक तरीके से फोर्स भी है, यार करना पड़ेगा, मजबूरी, आई हैव टू डांस। मजबूरी जब दिखाते हैं ना, सबसे सही वर्ड मजबूरी, जब हम मजबूरी दिखाते हैं तो हमें करना पड़ता है हैव टू डू दिस, आई हैव टू डांस। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव आई टू डांस, क्या मुझे डांस करना है, क्या ये मेरी मजबूरी है डांस करने की, तो हैव आई टू डांस। अच्छा, आई हैवंट डांस या आई हैव नॉट टू डांस, क्या आएगा? सब कुछ आ सकता है, ठीक है। टेंस के हिसाब से आई हैव नॉट डांस्ड आता है, तो सब कुछ आ सकता है। तो ये हो गया आपका हैव के 3 फॉर्म। जब मजबूरी दिखानी हो, मजबूरी ना दिखानी हो, मजबूरी का सवाल हो, तो हैव आता है, हैव टू आता है। एंड नाउ आई हैव टू रब दिस बोर्ड, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। ओके, सो ये तो था शॉर्ट में, और जल्दी मिलते हैं लॉन्ग क्लास में, हमारी एक्चुअल ऑनलाइन क्लास में, और वहाँ आपको ऐसे ही बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सो सी यू सून। फॉर नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड इट वॉज प्लेजर टीचिंग यू। सी यू सून, बाय।